हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आवेश के बारे में, कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है हमारा? कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, किस किस चीज पर डिपेंड करता है, किसके बढ़ने पर और किसके घटने पर ये परिवर्तित होता है, या किस किस चीज का इस पर इफेक्ट पड़ता है। आज हम कूलम्ब्स लॉ को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे आवेश वितरण के बारे में, यानी किसी वस्तु पर आवेश को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे हम, यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो कितने प्रकार का होता है वो भी हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो कितने प्रकार का होता है वो भी हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, जैसे कि सतत असतत आवेश वितरण यानी डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा हमारा आता है दोस्तों असतत आवेश वितरण। कौन सा? असतत आवेश वितरण यानी कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा रेखीय आवेश वितरण यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी का सेकंड टाइप है हमारा क्षेत्रफल आवेश वितरण यानी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी का जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है आयतन आवेश वितरण यानी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है यानी कूलम्ब्स लॉ आज की वीडियो का पार्ट 3 है, और पार्ट 1 और 2 भी जरूर देखिए अगर फिजिक्स में इंटरेस्ट लेना है। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो कूलम्ब्स लॉ जो बेटा हमारा कार्य करता है वो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करता है। मैं आपको बता दूं किन्हीं दो बिंदु स्थिर आवेशों के बीच कार्य करता है। और आवेश स्थिर क्यों होने चाहिए? क्योंकि वो किस पर डिपेंड करता है? मैं आपको बता दूं बीच की दूरी पर। किस पर? बीच की दूरी पर। अगर वो स्थिर नहीं होंगे तो उनकी बीच की दूरी भी स्थिर नहीं होगी, और जब बीच की दूरी स्थिर नहीं होगी तो कूलम्ब्स लॉ को फाइंड आउट नहीं कर सकते अर्थात उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, मैं आपको फिर बता देता हूं, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो आकर्षण क्या होता है और प्रतिकर्षण क्या होता है ये पहली वीडियो में हम जान चुके हैं। हम क्या जान चुके हैं कि अगर हमारे सेम आवेश है यानी या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उनके बीच कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। अगर वो अलग अलग है यानी पॉजिटिव और नेगेटिव तो उनके बीच कैसा लगेगा? आकर्षण बल। तो हमारा इसीलिए जो दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों ही प्रकार का बल हो सकता है। वो किस चीज पर डिपेंड करेगा? आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। दोस्तों किसके अनुपाती? समान अनुपाती। तो उनके आवेशों के गुणनफल के क्या होगा? वो समान अनुपाती होगा, यानी कि उनके जो गुणनफल के होगा समानुपाती होगा। अर्थात समानुपाती का मतलब यहाँ पर क्या होता है? अनुकरणपाती। अनुकरणपाती और समानुपाती एक ही बात होती है, और दोनों का मतलब होता है कि एक के बढ़ने पर जब दूसरी चीज बढ़े, एक के घटने पर जब दूसरी चीज घटे, तो ऐसी कंडीशन को समानुपाती या अनुक्रमानुपाती कहते हैं। तथा बीच की दूरी के वर्ग के, किसके? बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है दोस्तों? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है जब एक चीज बढ़े तो दूसरी ऑटोमेटिकली घटे, और एक घटे तो दूसरी ऑटोमेटिकली बढ़े। जस्ट समानुपाती का अपोजिट होता है। तो ये सारी डेफिनेशन हो गई हमारी। क्या डेफिनेशन हो गई? तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमारे कूलम्ब्स का लॉ है। अब हम मान लेते हैं दोस्तों, क्या मान लेते हैं? माना कि हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं जो कि स्थिर हैं। पहला मान लिया हमारे पास Q1 है और दूसरा Q2 है, और जिनके बीच की दूरी क्या है? हमारी R है। अब हम क्या कर लेते हैं, यहां पर देखो, माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 है, जिनके बीच की दूरी R है। क्या है? जिनके बीच की दूरी क्या है? R है। तब कूलम्ब के नियम से तो कूलम्ब के नियम से क्या होगा दोस्तों? जो बल होगा वो डिपेंड करेगा किसके अनुपाती होगा? दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। ये पहला रूल कहता है कूलम्ब्स लॉ का। और सेकंड क्या कहता है कि उसके बीच जितनी भी दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। किसके अनुपाती होगा? बीच की दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा और आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। और मैं यहां से अगर बात करूं समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 में 2 से क्या होगा, यहां पर F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और जहां पर क्या है अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो गया, ये कूलम्ब्स लॉ हो गया हमारा, यानी पूरा बल निकल के आ गया। और यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या है हमारा, यहां पर नियतांक है, क्या है, नियतांक है, नियतांक है। और इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9। इसका मात्रा मान हो गया, इसका मात्रा क्या होता है हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होता है। और जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है गाइस, वैद्युतशीलता है। और इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट का होता है एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस के 12। क्या होता है, 10 की घात माइनस के 12। और इसका मात्रा क्या होता है, कूलम स्क्वायर इनटू न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, कूलम स्क्वायर अपॉन जो है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर गाइस ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया ना तो मैं दोबारा से आपको रिवाइज कर देता हूं। तो किसके बीच कार्य करता है, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करता है। किसके, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच। तो पहला मान लिया कि हमने हमारे पास Q1 व Q2 दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी क्या है, R है। तो माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 है जिनके बीच की दूरी क्या है, R है। तो कूलम्ब्स के नियम के अनुसार R जो हमारा बल होगा वो दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। हमने समीकरण नंबर 1 और 2 बना ली, और यह समीकरण 1 में 2 से ही आ गया हमारा। फिर हमने अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाया तो क्या आ गया हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया हमारा, नियतांक हो गया। क्या हो गया, नियतांक हो गया। क्या हो गया, नियतांक हो गया, नियतांक हो गया। और यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होता है इसका मात्रक। और जहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है वो निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। और जिसका मान क्या होता है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस के 12 होता है। क्या होता है, माइनस के 12 कूलम अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। दोस्तों अगला पॉइंट जो है हमारा आवेश वितरण, अब उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आवेश वितरण के बारे में, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो आवेश वितरण क्या होता है, किसी भी वस्तु पर आवेश का वितरण होना यानी बांट देना। तो आवेश, किसी भी वस्तु पर आवेश का बांट देना अर्थात यही ऑब्जेक्ट है हमारी। तो इस पर दो प्रकार से आवेश बांटा जा सकता है। एक तो माना जा सकता है कि इस वस्तु पर यहाँ पर आवेश Q1 है, इस पार्ट पर Q2 है, इस पार्ट पर Q3 है। लेकिन दूसरा टाइप क्या हो सकता है दोस्तों हमारा, कि पूरी ऑब्जेक्ट पर जो आवेश है वो Q ही हो, यानी समान हो। तो इसी प्रकार से हम आवेश को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो असतत आवेश वितरण, यानी अलग अलग उस पर आवेश दिया जाए वस्तु को, एक पार्ट को उसको अलग आवेश दिया, दूसरे पार्ट को अलग आवेश दिया जाए, तो ऐसे आवेश को कहते हैं हम असतत आवेश वितरण। और इंग्लिश में दोस्तों इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार के जो आवेश वितरण में क्या होता है कि बहुत सारे आवेश अलग अलग उपस्थित होते हैं, यानी किसी वस्तु पर बहुत सारे आवेश अलग अलग उपस्थित होते हैं। मान लिया कि इतने एरिया में Q1 है, कुछ में Q2 है, कहीं पर Q3 है, कहीं पर Q4 है, यानी अलग अलग तरीके से आवेश विद्यमान होते हैं। जैसे कि मान लिया कि समुद्र में कहीं गहराई कम है, कहीं ज्यादा है, तो इस प्रकार से क्या होता है, एक इक्वालिटी नहीं पाई जाती। इस प्रकार से असतत आवेश वितरण में अलग अलग आवेश उस पर उपस्थित हो सकता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों हमारा है सतत आवेश वितरण। क्या है, सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण को कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो समान रूप से होगा। कैसा होगा, समान रूप से होगा, मतलब एक समान ही होगा। अगर ऑब्जेक्ट पर Q आवेश है तो पूरी ऑब्जेक्ट पर Q ही आवेश रहेगा। तो इस प्रकार से किसी वस्तु पर आवेश को तीन प्रकार से बांटा जा सकता है।
नंबर एक, रेखीय आवेश वितरण। कैसा? रेखीय आवेश वितरण यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस प्रकार से किसी वस्तु पर आवेश को तीन प्रकार से, पहला हमारा रेखीय आवेश वितरण अर्थात लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण इस प्रकार किया जाता है, इस प्रकार किया जाता है कि उसके लीनियर पार्ट पर ही आवेश का वितरण हुआ हो, तो ऐसे आवेश वितरण को हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अर्थात अगर किसी रेखीय वस्तु पर आवेश का समान रूप से वितरण किया जाता है तो ऐसे आवेश वितरण को हम रेखीय आवेश वितरण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रेखीय आवेश वितरण के नाम से। अर्थात जब किसी वस्तु पर समान रूप से, यानी रेखीय वस्तु पर समान रूप से आवेश का वितरण किया गया हो, तो ऐसे आवेश वितरण को हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना होता है? रेखीय आवेश घनत्व कितना होता है? इसका रेखीय आवेश घनत्व होता है Q/L होता है, और इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। मान लिया कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ये, जो कि लीनियर है और इसकी लंबाई कितनी है? L। अगर हमने इसको Q आवेश से आवेशित कर दिया है तब इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा? Q/L होगा, यानी आवेश बटे वस्तु की लंबाई। और अगर हमारी इस प्रकार से गोल वस्तु है, अगर हमने उसके लीनियर पथ पर आवेश एक समान रूप से दे दिए हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमारा यही फॉर्मूला रहेगा, और यहां पर L की जगह क्या हो जाएगा? 2πr हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2πr हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 2πr हो जाएगा। अर्थात इसको हम सीधे सीधा लैम्डा बराबर लिख सकते हैं Q/2πr। और r यहां पर क्या है? r यहां पर इस गोलीय वृत्त की त्रिज्या है। और आगे अगर हम बात करें इसी पॉइंट में तो क्या हो सकता है? इसकी विमात्रक, अगर इसके मात्रक के बारे में बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है? कूलम बटे मीटर। क्या होता है? कूलम बटे मीटर होता है। क्या होता है? कूलम बटे मीटर होता है दोस्तों। अभी तो गाइस सेकंड स्टेप क्या है हमारा? क्षेत्रफल आवेश वितरण यानी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या होता है? जब किसी वस्तु की सतह पर एक समान रूप से आवेश को वितरित किया जाता है तो ऐसे आवेश वितरण को क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल आवेश वितरण कहते हैं। माना कि कोई आयताकार वस्तु है हमारी, जिसमें लंबाई और चौड़ाई अर्थात क्षेत्रफल है, उसको समान रूप से क्यों आवेश दिया जाता है, यानी उसके प्रत्येक बिंदु पर समान रूप से क्यों आवेश है, तो तब उसके लिए जो क्षेत्रफल आवेश घनत्व होगा, क्षेत्रफल आवेश घनत्व जो होगा, यानी सिग्मा इक्वल जो हमारा होगा वो क्या होगा? यहां पे देखिए तो Q/A होगा। Q क्या है यहाँ पर? आवेश। A क्या है यहाँ पर? क्षेत्रफल। मैं अगर इसके मात्रक की बात करूं तो मात्रक क्या होगा हमारा? कूलम मीटर का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो बात समझ में आ गई। इसको हम पृष्ठीय आवेश घनत्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, यानी लास्ट पॉइंट की हम बात करें, तो क्या होता है? जो आयतन आवेश घनत्व होता है, जब किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन को, किसको? जब किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन को संपूर्ण रूप से आवेशित किया जाता है तो इस प्रकार के आवेश वितरण को कहते हैं हम आयतन आवेश वितरण। यानी किसी भी वस्तु के आयतन को संपूर्ण रूप से समान अगर हम आवेश करते हैं, वितरित करते हैं, तो ऐसे आवेश वितरण को कहते हैं हम, ऐसे आवेश वितरण को हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। और इसका जो आयतन आवेश वितरण, आवेश जो घनत्व होता है, इसका जो आवेश घनत्व होता है, इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं, वो होता है हमारा होता है वो Q/वॉल्यूम यानी V। Q/वॉल्यूम। मात्रक की मैं बात करूं तो मात्रक हमारा इसका हो गया कूलम बटे मीटर की घात Q। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो में कमेंट कीजिए। और इस वीडियो में हम अगले पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, यानी पार्ट नंबर ये 3 था, पार्ट नंबर 4 में किसके बारे में? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, वैद्युत क्षेत्र के बारे में और वैद्युत
द्विध्रुव के बारे में। तो बिल्कुल सीक्वेंस से वीडियो को देखो बिल्कुल, और धन्यवाद।